हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर आपका स्वागत है। मैं अजीम खान। बेटे आज अपन जैव विकास के सिद्धांत का भाग 2 लेकर आए हैं और इसमें अपन पढ़ने वाले हैं डार्विनवाद। बेटे कल अपन ने कंप्लीट किया था लेमार्कवाद, और लेमार्कवाद के बारे में आपने याद भी किया होगा कि बेटे लेमार्कवाद जो दिया किसने, तो याद रखना बेटे जैन बेस्ट डी लेमार्क के द्वारा यह दिया गया। लेमार्क की पुस्तक का नाम क्या था बच्चों, तो आपने याद किया होगा यानी फिलोसॉफिक जूलॉजिक, ये आपने याद किया होगा। उसके सिद्धांत का नाम क्या था, तो बेटे ध्यान रखना उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत सिद्धांत। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ। उसके हाइपोथेसिस क्या क्या थी, तो बेटे 5 हाइपोथेसिस आपने पढ़ी होगी। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा वातावरण का प्रभाव, आवश्यकता का प्रभाव, आंतरिक बल का प्रभाव। उसके अलावा बेटे उसमें आपने पढ़ा होगा उपयोगी अनुपयोगी अंगों का प्रभाव और साथ में उपार्जित लक्षणों का प्रभाव। तो इस तरह से इसकी ये 5 परिकल्पनाएं थी। फिर कुछ आलोचक भी हुए इसके बेटे विद्यमान, जिन्होंने 20 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ को काटा, लेकिन फिर भी बिना पूंछ वाला चूहा पैदा नहीं हुआ। उसके अलावा भारत में महिलाएं नाकांक्षी आती है, लेकिन अभी तक कोई नाकांक्षी लड़की पैदा नहीं हुई। पुरुष दाढ़ी मूछ मुड़ाते हैं, लेकिन कोई ऐसा पुरुष अभी बिना दाढ़ी मूछ के पैदा नहीं हुआ। तो कहना मतलब ये हुआ कि इसके कुछ आलोचक भी हुए, कुछ एग्जाम्पल भी इसने दिए। जिराफ की गर्दन का लंबा होना, सांपों के पैरों का विलुप्त होना। उसके अलावा बेटे इसने बताया कि जो है क्या कहते हैं, जहां वातावरण में रहते हैं उसी के अनुसार सजीव में परिवर्तन आते हैं। तो ये तो अपन ने पढ़ा था लेमार्कवाद। बेटे इसी थ्योरी के अंदर आज दूसरा अपन पढ़ने वाले हैं, तो वह होगा हमारा डार्विनवाद। डार्विनवाद के बारे में पहले सुन लीजिएगा बच्चों कि डार्विनवाद, ध्यान रखना बेटे, जब इसने डार्विनवाद दिया था तो मेंडलवाद को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था उस समय, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोगों का ध्यान इस डार्विनवाद की तरफ था। और डार्विनवाद आपको क्या बता रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन, यानी बच्चों ये सिद्धांत आपको ये कहेगा डार्विनवाद कि प्रकृति ही सजीव का चुनाव करती है। यानी जो सजीव अपने आप को प्रकृति में रहने योग्य बना लेता है तो वह तो जिंदा बचा रहता है, और जो अपने आप को प्रकृति में नहीं ढाल पाता वह स्वतः ही विलुप्त हो जाता है। तो ये इसका मेन पार्ट होगा कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद में बेटे इसके हाइपोथेसिस पर आएंगे अपन। तो इसने पहली हाइपोथेसिस दी थी यानी ओवर प्रोडक्शन, यानी डार्विनवाद ये कहता है कि प्रत्येक सजीव में संतति उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, लेकिन प्रकृति में सभी संतति सजीव नहीं रहती है। तो ये तो ओवर प्रोडक्शन याद रखना। दूसरा जीवन संघर्ष, इसकी परिकल्पनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, क्योंकि जो है स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, यानी जिसको जीवन संघर्ष कहते हैं, और अपन सब जीवन संघर्ष ही करते हैं, और इसी वजह से बेटे अपन पढ़ाई करते हैं और भी कई वर्क करके हमारी जीविका चलाते हैं। तो प्रत्येक सजीव को इस प्रकृति में जिंदा रहने के लिए कई बाधाओं से संघर्ष करना पड़ता है, जिन्हें जीवन संघर्ष कहते हैं। ये 3 तरह का मैं बताऊंगा आपको। पहला तो अंतरजातीय, जो एक ही जाति के बीच में होगा। दूसरा अंतरजातीय, जो 2 अलग अलग जातियों के बीच में होगा। और तीसरा होगा बेटे वातावरणीय संघर्ष। तो जो वातावरणीय संघर्ष होगा इसमें सभी प्रकार की जातियां सम्मिलित है, जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं से संघर्ष करना पड़ता है। यहां तक क्लियर। यहां पर बेटे तीसरी परिकल्पना पर अपनाएंगे। तो इसकी तीसरी परिकल्पना जो है वह है वेरिएशन एंड हेरेडिटी, यानी वेरिएशन और हेरेडिटी का मतलब यह होता है कि सजीव की बाह्य वातावरण के कारण उसकी संरचना में, उसके व्यवहार में जो बदलाव आता है, यह बदलाव विभिन्नताएं कहलाती है। और ये जो विभिन्नताएं होती है बेटे, ये विभिन्नताएं जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। डार्विन ने इन विभिन्नताओं को स्पोर्ट्स कहा था, जबकि जो है क्या कहते हैं बेटे वहां पर वेले जो एक और वैज्ञानिक हुआ स्पेंसर, उन्हें या हुगो डिवरीज ने इन विभिन्नताओं को उत्परिवर्तन कहा। उसके बाद में बेटे इसकी अगली परिकल्पना है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये अपने जीवन में बना लेना इस परिकल्पना को, यानी नेचुरल सिलेक्शन या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचुरल सिलेक्शन जो कहा वो तो डार्विन ने कहा था बेटे, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कहा ये स्पेंसर ने कहा था। दोनों का ही मतलब ये होता है कि जो सजीव अपने आप को प्रकृति के रहने योग्य बना लेता है तो
तो वह तो जिंदा बचा रहता है, और जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार नहीं ढाल पाता वह स्वतः ही विलुप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि प्रकृति उसी योग्य जंतु का चुनाव करती है जो अपने आप को इसके में रहने योग्य बना लेता है। तो आपको भी अपने आप को बेटे ऐसा बना लेना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो बेटे आप भी जो है फिर जो है इसमें अपन सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये अपने लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो दिखता है वही बिकता है बेटे, है ना, जो जीता वो सिकंदर होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अपनों को भी योग्य बनाना है, अपने आप को योग्य बनाना है ताकि अदर स्टूडेंट से अपन ज्यादा मार्क्स ला सके। तो यहां पर ये चौथी परिकल्पना है नेचुरल सिलेक्शन, और साथ में जो है क्या कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसके बाद में इसकी पांचवी परिकल्पना है ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीसीज, यानी नई जाति की उत्पत्ति। तो बेटे नई जाति की उत्पत्ति में अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि जब ये लाभदायक जो विभिन्नताएं होगी, ये लाभदायक विभिन्नताएं जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी बेटे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती है। तो एक समय ऐसा आता है कि जो पहले वाला सजीव और वर्तमान के सजीव थोड़ा अलग दिखाई देने लगता है, और ये जो वर्तमान का सजीव होता है ये नई जाति के रूप में विकसित हो जाता है। ये तो डार्विन ने जो है अपनी परिकल्पनाओं में कहा। उसके बाद में इसकी कुछ आलोचना भी हुई बेटे, है ना, कुछ आलोचना भी हुई, जिसमें एक तो योग्य जंतु आया कहां से ये डार्विन नहीं बता पाया, आनुवांशिकी जो है वंशागति क्या होती है इसके बारे में नहीं बता पाया, म्यूटेशन क्या होते हैं इसके बारे में नहीं बता पाया, योज्य कड़ियां अवशेष अंग क्या होते हैं इसके बारे में नहीं बता पाया, और जो है वह अधिकतर बेटे महिलाएं ही सजीवों के अंदर नर का चुनाव करते ये इसके बारे में भी नहीं बता पाया। उसके बाद में फिर अपन डार्विनवाद पर आएंगे। तो ये सारी चीजें अपन को बेटे पढ़ना है यानी डार्विनवाद के अंदर। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं बेटे। तो इसके अंदर यहां पर ये रहेगा आज का टॉपिक हमारा यानी डार्विनवाद। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा ये रहेगा बेटे डार्विनवाद यानी डार्विनिज्म। सेकंड पार्ट होगा इसका डार्विनिज्म। तो पहला पॉइंट तो ये यहां से शुरू करेंगे अपन परिचय। तो परिचय में यहां पर आप देख लीजिएगा कि बेटे ये सिद्धांत दिया किसने, तो ध्यान रखना यानी डार्विनवाद इज गिवन बाय द चार्ल्स डार्विन। ये आपको याद रखना बेटे कि ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। करिए तो सभी बच्चे जानते हैं कि डार्विनवाद, तो डार्विनवाद दिया किसने, चार्ल्स डार्विन ने दिया। लेकिन याद रखना इसकी बुक का नेम क्या था, तो बुक का नेम था बेटे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन, यानी जीवन की उत्पत्ति प्राकृतिक वर्ण के द्वारा होती है। मतलब यह है बेटे कि यहां पर जो नई जाति होगी ना, नई जाति जो है वह प्रकृति के चुनाव के अनुसार होगी। यह आपको याद रखना है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है प्राकृतिक वर्ण, यानी प्रकृति के द्वारा किया गया चुनाव। तो यहां आप देख लो कि नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर ही नई जाति की उत्पत्ति होगी। तो याद रखना डार्विनवाद में नई जाति की उत्पत्ति कोई जीनी संरचना वगैरह से नहीं बता रहा है, ये प्राकृतिक वर्ण से बता रहा है कि प्रकृति के चुनाव के माध्यम से ही नई जाति की उत्पत्ति होगी। मतलब यह है कि जो सजीव योग्य होगा बेटे वह पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि यह सजीव पहले वाले से बिल्कुल अलग दिखाई देने लगेगा, यानी नई जाति के रूप में यह विकसित हो जाएगा। तो इसके जो है बुक का नाम याद हो गया बेटे। इसकी थ्योरी क्या थी, इसकी थ्योरी जो थी हमारे पास में ये है थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। तो बुक का नाम तो क्या है बच्चों, यानी ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन। और जिस सिद्धांत में इसने ये बुक में ये सिद्धांत दिया तो सिद्धांत का नाम था केवल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। तो ये ध्यान रखना बेटे, इसकी जो हिंदी होगी ये होगी प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, यानी प्रकृति के द्वारा किस तरह से सजीवों का चुनाव किया जाता है, क्योंकि वर्ण का माने बेटे यहां चुनाव होता है। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। और यह सिद्धांत को देने में दो वैज्ञानिकों का योगदान है, डार्विन एंड वेलेस। तो यह ध्यान रखना बेटे, डार्विन
एक वेलेस वैज्ञानिक से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और इन दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को दिया जिसका नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो देखो डार्विनवाद में नॉर्मली डार्विन का तो योगदान रहेगा ही सही, लेकिन अगर उसके साथ में वेलेस भी आ जाए तो बेटे दोनों का योगदान रहेगा डार्विनवाद के अंदर, एक तो डार्विन का और दूसरा याद रखिएगा वेलेस का। अब क्वेश्चन यह आता है कि डार्विन ने किस तरह से प्राकृतिक वर्ण के बारे में जाना। तो बच्चों याद रखना कि जो डार्विन था उसने बेटे ब्रिटिश लड़ाकू जहाज था बीगल, उस बीगल नामक जहाज पर जो है अलग अलग देशों की यात्रा की। तो जिन देशों की यात्रा की उसमें दक्षिणी अमेरिका शामिल था, उसमें दक्षिणी अफ्रीका शामिल था, उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल था और गैलापागोस द्वीप भी शामिल था। जब ये गैलापागोस द्वीप पर पहुंचा तो इसने वहां क्या देखा बच्चों कि वहां पर गैलापागोस जो द्वीप है वह 22 द्वीपों की छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला थी और प्रत्येक छोटे छोटे द्वीपों पर उसने जो है अलग अलग प्रजाति के पक्षियों को देखा जिनकी चोंच में थोड़ा थोड़ा बदलाव था। तो उन अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों को डार्विन ने क्या कहा, डार्विन के फिंचे नाम दिया। तो यह भी आप देख लो कि यहां पर डार्विन की यात्रा, तो डार्विन ने बेटे किस जहाज पर यात्रा की, तो याद रखना बीगल। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि डार्विन ने जो है बीगल नामक जहाज की यात्रा की और ये ब्रिटेन का लड़ाकू जहाज था। इस पर बैठ करके बेटे ये अलग अलग प्रदेशों में घूमा और घूमते हुए ये कहां कहां गया, तो इसके जो भ्रमण प्रदेश थे वह दक्षिण अमेरिका और साथ में बेटे ऑस्ट्रेलिया भी याद रख लें, ये ऑस्ट्रेलिया भी गया था, ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया। तो कहां कहां गया बच्चों, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एक गया ये कहां पर, गैलापागोस द्वीप। अब ये गैलापागोस द्वीप क्या है ये आपको याद रखना है। तो गैलापागोस जो द्वीप है ये 22 छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है, यानी कोई एक द्वीप नहीं है बेटे, ये 22 छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है जिसे गैलापागोस द्वीप कहा जाता है। अब यहां उसने क्या देखा कि गैलापागोस द्वीप पर, तो ये इंट्रोडक्शन याद करना बच्चों, यानी दिया किसने, चार्ल्स डार्विन ने। बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, सिद्धांत का नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन, और इसका जो थ्योरी को दिया दोनों वैज्ञानिकों ने, तो डार्विन और वेलेस, ये दोनों का योगदान है बेटे, ध्यान रखना। उसके बाद में डार्विन की जो यात्रा है यह भी याद रखना, वह ब्रिटेन का लड़ाकू जहाज था बीगल, इस पर इन्होंने जो है क्या कहते हैं यात्रा की। और कहां कहां की यात्रा की, तो दक्षिण अफ्रीका याद करना, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साथ में गैलापागोस द्वीप। और गैलापागोस द्वीप क्या है, 22 छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है, ये 22 छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है। यहां उसने क्या देखा, यहां पर देखा बेटे उसने डार्विन के फिंचे, डार्विन के फिंचे। तो ये डार्विन के फिंचे होते क्या है ये यहां पर आप देख लीजिएगा। तो यहां पर जो गैलापागोस जो अलग अलग द्वीप थे वहां पर इसने छोटे छोटे 20 से 22 अलग अलग प्रजाति के पक्षियों को देखा। तो यहां याद रख लीजिएगा, डार्विन ने गैलापागोस द्वीप पर 20 से 22, ये याद रखना बेटे, 20 से 22 अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों को देखा, अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों को देखा, अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों को देखा जिनकी चोंच आपस में अलग अलग थी, आपस में अलग अलग थी। इन्हें डार्विन के फिंचे कहा गया, इन्हें डार्विन के फिंचे कहा गया, डार्विन के फिंचे कहा गया।
तो याद रखना बेटे, यानी हुआ क्या कि यहां पर ये दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका से ये पक्षी गए, तो ये ए प्रजाति मान ले बेटे। अब ये आगे चलकर बी में बदल गए, बी सी में बदल गए, या सी डी में बदल गए। तो बेटे यहां पर ये जो डार्विन के फिंचे है, ये एक तो ध्यान रखना बेटे भौगोलिक पृथक्करण शो करेंगे। भौगोलिक, आगे मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में, भौगोलिक पृथक्करण यानी जियोलॉजिकल आइसोलेशन। और भौगोलिक पृथक्करण से ये जातियां बनेगी, इन्हें कहेंगे प्लियोट्रॉपिक जातियां, प्लियोट्रॉपिक स्पीसीज। तो ये यहां पर बेटे जो जातियां हैं डार्विन के फिंचे, ये प्लियो या एलोपेट्रिक जातियां बेटे, ध्यान रखना, इन्हें कहेंगे अपन यहां पर इन जातियों को एलोपेट्रिक जातियां। ये ध्यान रखना, ये जातियां रहेगी यहां पर एलोपेट्रिक स्पीसीज। तो डार्विन के फिंचे दक्षिण अमेरिका से गए, और ये यहां पर क्या है, ये है गैलेपेगोस। ये बेटे गैलेपेगोस आइलैंड है, ये गैलेपेगोस आइलैंड है, जो यहां पर ध्यान रखना ये कोई 4-5 नहीं है, 20 से 22 छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है। तो यहां आप देख लें कि गैलेपेगोस पर 20 से 22 अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों को देखा, जिनकी चोंच, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आता है कि किसमें बदलाव था, तो बेटे उनकी चोंच में आपस में बदलाव था। तो डार्विन ने उन्हें कहा डार्विन के फिंचे। और ये जो डार्विन के फिंचे है, ये कभी न कभी दक्षिण अमेरिका के निवासी थे। यहां से बेटे ये समूह में गए गैलेपेगोस द्वीप पर, और वहां अलग अलग द्वीपों पर ये निवास करने लगे। लंबे समय तक जब ये वहां पर रहने लगे, तो फिर क्या हुआ बेटे, उनकी चोंचों में आपस में बदलाव आ गया, और वो एक नई प्रजाति के रूप में विकसित हो गए। तो एक ही पूर्वज से विभिन्न प्रजातियां यहां पर बनती है। तो भौगोलिक बाधा के कारण बेटे एक ही पूर्वज से अगर अलग अलग जातियां बनती है, तो वह जातियां कहलाती है एलोपेट्रिक जातियां। और ये किसकी वजह से ऐसा हुआ, भौगोलिक पृथक्करण के कारण, क्योंकि चली तो गई है वहां पर, लेकिन वहां से बेटे ये वापस आपस में नहीं मिल पाए। तो डार्विन के फिंचे एक भौगोलिक पृथक्करण का उदाहरण है। और साथ में बेटे ये किस प्रकार की जातियां हैं, तो याद रखना एलोपेट्रिक जातियां हैं। आगे पढ़ेंगे अपन स्पीशिएशन के अंदर, वहां आपको याद रखना है। तो ये तो था बेटे हमारे पास में, यानी डार्विन का इंट्रोडक्शन। अब यहां पर दूसरा पार्ट अपन लेते हैं, दूसरा पार्ट बेटे लेते हैं, तो ये पार्ट होगा हमारा, यानी इसको अपन क्लियर कर देते हैं बेटे। यहां पर ये जो पार्ट होगा, यानी सेकेंड पार्ट जो यहां पर लेंगे, हाइपोथेसिस ऑफ डार्विनिज्म, यानी इसको आप कह सकते हैं डार्विन की परिकल्पनाएं, यानी इसे आप कहेंगे बच्चों, यानी डार्विन की, हाँ। तो बेटे ये होगा हमारे पास में डार्विन की परिकल्पनाएं। अब आप देखो ये डार्विन की परिकल्पनाएं क्या है। तो पहली परिकल्पना अपन यहां पर लेंगे, ये होगा ओवर प्रोडक्शन। पहली परिकल्पना है बेटे ओवर प्रोडक्शन, यानी प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता। तो यहां पर ध्यान रखना बेटे, इसका मतलब यह है, यानी प्रचुर संतान उत्पन्न करने की क्षमता। तो ये याद रखना, यानी ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है बेटे कि प्रत्येक सजीव के अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, परंतु सभी सजीव, याद रखना बेटे, परंतु सभी सजीव प्रकृति में जिंदा नहीं रहते। सभी सजीव प्रकृति में जिंदा नहीं रहते हैं। तो ये थोड़ा सा याद कर लें कि पहली परिकल्पना है प्रचुर संतानोत्पत्ति। इसको यहां पर आप ऐसे कह सकते हो, प्रचुर संतानोत्पत्ति।
प्रचुर संतानोत्पत्ति। तो एक बात ध्यान से देख लें, और प्रोडक्शन यानी ये परिकल्पना डार्विनवाद की क्या बता रही है कि प्रत्येक सजीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। तो याद रखना बेटे, इसका मतलब है प्रचुर संतान उत्पन्न करने की क्षमता। लेकिन याद रखना कि सभी सजीव प्रकृति में जिंदा नहीं रहते। मैं आपको बता दूं कि एक मादा एस्केरिच जो होती है अपने जीवन काल में 2.5 करोड़ अंडे देती है। अब उम्मीद करो वो मानव के आंत्र में रहती है, अगर वो 2.5 करोड़ अंडे सारे के सारे सरवाइव कर जाएं तो बेटे 6 महीने में 2.5 को फिर 2.5 करोड़ से मल्टीप्लाई करो, तो कुछ ही समय में जिसके अंदर एस्केरिच का संक्रमण होगा तो उसके अंदर तो बेटे अरबों की संख्या में एस्केरिच उत्पन्न हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब ये सरसों के दिन आते हैं बेटे फूल वगैरह के, तो उस समय कितने कीट जो है क्या कहते हैं वातावरण में फैल जाते हैं। आंखें खोलकर अपन जो है बाइक या का जो है वो साइकिल नहीं चला सकते, लेकिन क्या देखते हैं कि 1-2 दिन के बाद में वो कीट पता नहीं कहां चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर ध्यान रखना बच्चों कि प्रत्येक सजीव, इस धरती पर जो भी सजीव है उसके अंदर संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, लेकिन सारे के सारे संतानें जो है वह सरवाइव नहीं करती है। तो पहली याद रखना प्रचुर संतानोत्पत्ति। उसके बाद में दूसरी परिकल्पना बहुत ही इंपॉर्टेंट परिकल्पना है, और यह परिकल्पना है बेटे स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, है ना। इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे जीवन संघर्ष। इसे आप क्या कहेंगे बच्चों, तो इसे कहेंगे जीवन संघर्ष। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि लाइफ में अगर संघर्ष नहीं है तो वह लाइफ किस काम की। तो यहां आप याद रखिएगा कि ये जो जीवन संघर्ष है ये बेटे 3 टाइप का होता है। ये यहां पर ये 3 प्रकार का होता है। तो ध्यान रखना बेटे कि हमें जिंदा रहने के लिए, इस प्रकृति में जिंदा रहने के लिए हमें भोजन की जरूरत पड़ेगी, है ना, हमें आवास की जरूरत पड़ेगी, हमें प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने की जरूरत पड़ेगी। यानी कोई सा भी सजीव हुआ अपने जीवन को चलाने के लिए बेटे उसको इस धरती पर संघर्ष करना पड़ता है। आज आप पढ़ाई कर रहे हो बेटे, यह भी एक संघर्ष है, क्योंकि आपको पता है कि हम पढ़ाई करके अच्छी नौकरी लग जाएंगे तो एक तरह से अच्छी जीविका हमारी चलेगी। तो यह भी तो संघर्ष है बेटे। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो यह भी हमारा संघर्ष है। तो कहने का मतलब कोई भी सजीव हुआ इस धरती पर उसको जिंदा बना यानी जिंदा रहने के लिए उसको कई कार्यों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब यह संघर्ष बेटे 3 प्रकार का होगा। यहां पर मैं पहला संघर्ष लिख रहा हूं, यह संघर्ष होगा अंतःजातीय संघर्ष। यानी पहला संघर्ष अपन लेंगे अंतःजातीय। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं बेटे, तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक या इंट्रा स्पीसीज, या इंट्रा स्पेसिफिक भी कह सकते हो या इंट्रा स्पीसीज भी कह सकते, एक ही जाति के बीच में। तो ये जो संघर्ष होगा ये याद रखना, एक ही जाति, ये वर्ड याद करना बेटे, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होने वाला संघर्ष। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि अंतःजातीय संघर्ष। तो अंतर्जातीय संघर्ष क्या है बच्चों, एक ही जाति के सदस्यों के बीच होने वाला संघर्ष। अब ये संघर्ष किस किस कारण से होगा, तो इसका कारण है बेटे भोजन, याद रखना भोजन के लिए, उसके अलावा आवास के लिए, और उसके अलावा जनन के लिए, जनन के लिए संघर्ष। तो ये थोड़ा सा याद रख लें कि ये जो संघर्ष होगा ये बेटे भोजन के लिए भी होगा, ये आवास के लिए भी होगा, और ये जनन के लिए भी होगा। यानी एक ही जाति के अगर सदस्य हैं, एक ही जाति के सदस्य हैं तो बेटे भोजन और आवास के रूप में तो वह संघर्ष करेंगे से, लेकिन उनमें यह संघर्ष जनन के लिए भी होगा। देखा होगा आपने कि कई प्रकार के एक ही जाति के जो सदस्य होते हैं बेटे वो जनन के लिए भी आपस में लड़ते हैं।
यानी कभी आपने देखा होगा तो पुराने जमाने के जो राजा महाराजा हुआ करते हैं वो 3 ज के लिए लड़ते थे, जर जोर जमीन। यानी बेटे जर का माने क्या होता है, यानी जबरदस्ती, है ना। जोर का माने होता है बेटे महिला, और जो है क्या कहते हैं जर जोर जमीन, और जमीन का माने एक भौगोलिक क्षेत्र। तो इसी के यहां पर लड़ाया हुआ करती थी। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा बेटे अंतर जाति का संघर्ष, इसका एग्जाम्पल मानव में युद्ध, मानव में होने वाले युद्ध। मानव में होने वाले युद्ध भी अंतरजातीय है। गली के अंदर बेटे 2 कुत्तों के बीच में लड़ाई होती है, यह भी अंतरजातीय संघर्ष है। या जनन के लिए 2 शेरों के अंदर या किसी भी 2 जंतुओं के अंदर लड़ाई होती है एक ही जाति के सदस्यों में, तो यह भी अंतरजातीय संघर्ष है। तो पहला संघर्ष आपको याद करना होगा अंतः जातीय संघर्ष, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होने वाला संघर्ष। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, अंतः जातीय संघर्ष। आगे बढ़े अपन, अगला संघर्ष क्या होगा, तो अगला संघर्ष हमारा होगा, नेक्स्ट नंबर का जो संघर्ष होगा बच्चे ये होगा हमारे पास में अंतराजातीय, अंतराजातीय संघर्ष, अंतराजातीय संघर्ष, अंतराजातीय संघर्ष। यानी इसको आप कहोगे इंटर स्पेसिफिक या इंटर स्पीसीज स्ट्रगल। यानी यहां पर जातियां अलग अलग होगी, ध्यान। अंतराजातीय यानी वंश एक हो सकता है बेटे, तो इसको अंतवंशीय भी कह सकते हो, लेकिन यहां जातियां अलग अलग होगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, यानी अलग अलग, याद रखना बच्चों, यानी अलग अलग जातियों, अलग अलग जातियों के सदस्यों, अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच होने वाला संघर्ष, के बीच होने वाला संघर्ष, के बीच होने वाला संघर्ष। तो याद रखना यहां पर जातियां अलग अलग होगी और जो है उसके अलग अलग सदस्य होंगे। अब यह संघर्ष किसके लिए हो सकता है बेटे, यह संघर्ष हो सकता है भोजन के लिए, उसके अलावा यह संघर्ष हो सकता है आवास के लिए, आवास के लिए, और साथ में अपनी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए होने वाला संघर्ष, होने वाला संघर्ष। यानी यहां पर जो संघर्ष होगा वह बेटे भोजन के लिए हो सकता है, आवास के लिए हो सकता है, सुरक्षा के लिए हो सकता है, लेकिन ब्रैकेट में लिख लेना यह संघर्ष जनन के लिए नहीं होगा। यानी अलग अलग जातियां आगे ना बेटे, और जनन एक जातीय विशिष्ट क्रिया है, प्रत्येक जाति के सदस्य उसी जाति के जंतुओं से जनन करते हैं, तो जातीय विशिष्ट क्रिया है जनन। लेकिन यहां पर तो जातियां अलग अलग हो गई ना, यानी अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच में जो संघर्ष होगा उसे अंतराजातीय संघर्ष कहेंगे। और बेटे यह जो संघर्ष होगा भोजन के लिए हो सकता है, आवास के लिए हो सकता है, सुरक्षा के लिए हो सकता है, लेकिन किसके लिए नहीं होगा, यह जनन के लिए नहीं होगा। अब इसके एग्जाम्पल में देख लीजिएगा बेटे, इसके एग्जाम्पल में जैसे रेबिट और शेर के बीच में, रेबिट और भेड़िया, तो बेटे यहां पर आपस में संघर्ष होगा, क्योंकि भेड़िया जो है रेबिट को खाना चाहेगा, रेबिट इससे संघर्ष करेगा। ऐसे अलग अलग जातियां जो कि प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं, यानी प्रथम मांसाहारी द्वितीय मांसाहारी जो होते हैं, इनके बीच में यह संघर्ष हो सकता है। सुरक्षा के लिए हो सकता है, टेरिटरी के लिए हो सकता है। जैसे कोई मान लो गली में कोई बेटे यहां पर कोई अलग जानवर आ जाता है, तो वो वहां के जो सदस्य उसको वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। तो ये भोजन के लिए भी हो सकता है, आवास के लिए भी हो सकता है, और सुरक्षा के लिए भी हो सकता है। तीसरा जो संघर्ष होगा बच्चों, ये होगा हमारे पास में वातावरणीय संघर्ष, वातावरणीय संघर्ष, वातावरणीय संघर्ष।
तो अगला संघर्ष होगा हमारे पास में यानी एनवायरमेंटल स्ट्रगल, इन्वायरमेंटल वातावरणीय संघर्ष। अब ये वातावरणीय संघर्ष क्या है? तो बेटे प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए हर जाति के सदस्यों को संघर्ष करना पड़ेगा। ये कोई जाति विशिष्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लेते हैं बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है कि नहीं हम तो इस जाति के सदस्यों को तो ले जाएंगे, इस जाति के सदस्यों को हम नहीं डुबोएंगे। ऐसा नहीं है। प्रकृति के सामने, प्राकृतिक आपदाओं के सामने जो भी जाति के सदस्य आते हैं उन सबको संघर्ष करना पड़ता है। तो न्याय याद रखना बेटे इसके अंदर, यानी प्रत्येक जाति के सदस्यों को या प्राकृतिक आपदाओं से, ये ध्यान रखना बेटे, प्राकृतिक आपदाओं से, इसमें सिर्फ इतना याद कर लें कि अंतरजातीय संघर्ष में ध्यान रखना, इसमें प्राकृतिक, ये वर्ड याद करना, इसमें प्राकृतिक आपदाएं, आपदाएं ये थोड़ा याद करना, प्राकृतिक आपदाएं। अब बेटे प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है? तो बड़ी बाढ़ हो सकती है, भूस्खलन हो सकता है, जंगल में आग लग सकती है, ये सारी की सारी भारी वर्षा हो सकती है ना, ये सब प्राकृतिक आपदाएं होता है ना। कभी कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कभी बेटे जो है जंगल में आग लग जाती है, तो इन सब से जनताओं को संघर्ष करना पड़ता है। तो प्राकृतिक आपदाओं से प्रत्येक जातियों के सदस्यों को, प्रत्येक जाति के सदस्यों को संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो ये याद रखना, संघर्ष करना पड़ता है। जैसे किस किस से संघर्ष करना पड़ेगा बेटे? यानी बाढ़ आ गई है ना, बाढ़ आ गई, उसके अलावा बेटे भूस्खलन आ गया, भूस्खलन हो गया, जंगल में आग लग गई या भारी वर्षा हो गई है ना। तो ये कई सारे ऐसे प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसके माध्यम से हर जाति के सदस्यों को संघर्ष करना पड़ेगा। ये कोई जातीय विशिष्ट क्रिया नहीं होगी बेटे, याद रखना। तो ये आपको याद रखना है, यानी प्राकृतिक आपदाओं से प्रत्येक जाति के सदस्यों को संघर्ष करना पड़ता है। तो इस तरह से ये 3 तरह का संघर्ष आप याद रखेंगे, 3 तरह का संघर्ष आप याद रखेंगे बेटे। तो 3 तरह का संघर्ष कौन कौन सा आपको याद करना है? एक तो अंतरजातीय संघर्ष, दूसरा क्या याद होगा? अंतरजातीय संघर्ष जिसमें जातियां अलग अलग होगी, और एक होगा वातावरणीय संघर्ष। तो वातावरणीय संघर्ष में यह होगा बच्चों कि यहां पर प्रत्येक जाति के सदस्यों को आपस में संघर्ष करना पड़ेगा। किससे? प्राकृतिक आपदाओं से। ये थोड़ा सा याद रखना, प्राकृतिक आपदाओं से। तो ये डार्विन की दूसरी परिकल्पना है, जीवन संघर्ष। तीसरी परिकल्पना पर अपन आते हैं। तो बेटे डार्विन की जो तीसरी परिकल्पना है, थर्ड परिकल्पना जो है डार्विन की, वह है हमारे पास में वेरिएशन, वेरिएशन एंड हेरेडिटी, हेरेडिटी, यानी इसको आप क्या कहेंगे? विभिन्नताएं तथा वंशागति, यानी आप इसको कह सकते हो विभिन्नताएं, विभिन्नताएं, या फिर इसे आप क्या कहेंगे? वंशागति, विभिन्नताएं, या फिर इसे आप कहेंगे वंशागति, विभिन्नताएं, या फिर इसे क्या बोलोगे बेटे? वंशागति। अब ये विभिन्नताएं क्या है, ये आप यहां पर देख लें कि विभिन्नताएं होती क्या है। तो बेटे मैं पहले भी बता चुका हूं कि वातावरणीय प्रभाव के कारण किसी सजीव के व्यवहार में और उसकी संरचना में जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, उसे विभिन्नताएं कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, यानी एक ही जाति, एक ही जाति के सदस्यों में, एक ही जाति के सदस्यों में वातावरणीय, वातावरणीय प्रभाव के कारण, वातावरणीय प्रभाव के कारण शरीर संरचना, शरीर संरचना तथा व्यवहार, शरीर संरचना तथा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन विभिन्नताएं कहलाती है, विभिन्नताएं कहलाती है।
विभिन्नताएं कहलाती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे, एक ही जाति के सदस्यों में वातावरणीय प्रभाव के कारण एक तो उसकी किसमें, शरीर संरचना में, और एक किसमें बेटे, यानी व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन होंगे ये परिवर्तन कहलाती है विभिन्नताएं। यानी यूं कह सकते हो कि एक ही जाति के सदस्यों में पाए जाने वाली शारीरिक और कार्य की असमानताएं, तो इन असमानताओं को आप क्या कहोगे, विभिन्नताएं कहेंगे। तो एक बार फिर देख लें कि कोई वातावरणीय प्रभाव पड़ेगा और उस वातावरणीय प्रभाव के कारण सजीव का जो शरीर है या उसका व्यवहार है उसमें कुछ असमानताएं आ जाएगी बेटे। तो उन असमानताओं को, उन होने वाले परिवर्तनों को ही आप क्या कहोगे, विभिन्नताएं कहोगे। ये जो विभिन्नताएं हैं बेटे, यहां पर याद करना, ये विभिन्नताएं जिन्हें आप वेरिएशन, तो विभिन्नताओं को बेटे याद रखना, डार्विन ने तो इन्हें क्या कहा, यानी स्पोर्ट्स कहा, है ना, स्पोर्ट्स कहा। और एक वैज्ञानिक हुआ बेटे हुगो डी वरीज, और हुगो डी वरीज ने इतने क्या कहा, यानी उत्परिवर्तन कहा। ये याद रखना, उत्परिवर्तन कहा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें कि बेटे विभिन्नताएं जो हैं, तो विभिन्नताओं को डार्विन ने तो स्पोर्ट्स कहा और हुगो डी वरीज ने उत्परिवर्तन कहा। और ये तो आपको भी पता होगा कि ये जो विभिन्नताएं होती है बेटे, ये विभिन्नताएं दो तरह की होती है। एक तो होती है सतत विभिन्नता, यानी सतत विभिन्नताएं, सतत विभिन्नताएं, और एक विभिन्नताएं होती है जिन्हें कहते हैं असतत विभिन्नताएं, असतत विभिन्नताएं। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये जो सतत विभिन्नताएं हैं ये तो बेटे किसका स्रोत होती है, तो ये तो स्रोत होती है क्रॉसिंग ओवर, है ना, जीन विनिमय। और ये होती है बेटे किसका, यानी म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। यानी सतत विभिन्नता किससे संबंधित है, जीन विनिमय से संबंधित होती है, और जो असतत विभिन्नता होती है ये बेटे म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन से संबंधित होती है। तो यहां आप देख लें कि वातावरणीय प्रभाव के कारण, वातावरणीय प्रभाव के कारण शरीर की संरचना और साथ में उसके व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों को विभिन्नताएं कहते हैं। डार्विन ने बेटे इन परिवर्तनों को क्या कहा, तो डार्विन ने इन परिवर्तनों को कहा यानी स्पोर्ट्स कहा, और यही जो है विभिन्नताओं को हुगो डी वरीज ने क्या नाम दिया, उत्परिवर्तन। विभिन्नताएं बेटे दो तरह की होती है, सतत विभिन्नताएं और असतत विभिन्नताएं। सतत विभिन्नताएं जीन विनिमय की वजह से होती है बेटे, याद रखना। और ये जो असतत विभिन्नताएं हैं, जब अचानक कोई विभिन्नताएं होती है तो उन्हें बेटे उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो सतत विभिन्नताएं तो जीन विनिमय का स्रोत है, और असतत विभिन्नताएं जो है ये म्यूटेशन का स्रोत है। तो इस तरह से बेटे ये हमारे पास में डार्विन की तीसरी परिकल्पना है, वेरिएशन एंड हेरेडिटी। और ये जो विभिन्नताएं होते बेटे, ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है, और एक समय ऐसा आता है कि वर्तमान में जो जंतु होता है वह पहले से अलग दिखाई देने लगता है, और इसे अपन क्या कहेंगे, एक नई जाति कह देंगे। तो पहली परिकल्पना क्या थी डार्विन की, ओवर प्रोडक्शन। दूसरी परिकल्पना क्या है डार्विन की, तो वह है बेटे जीवन संघर्ष। और तीसरी परिकल्पना है विभिन्नताएं और साथ में जो है वंशागति। इसकी चौथी परिकल्पना पर आते हैं बेटे। तो इसकी चौथी परिकल्पना जो होगी हमारे पास में, ये चौथी परिकल्पना है जिसको आप कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, या फिर इसको आप कहोगे बेटे यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वरण, या फिर इसको कहेंगे योग्यतम की उत्तरजीविता। तो ये जो यहां पर दोनों की अपन बात करें तो यहां बेटे ये तो है हमारे पास में प्राकृतिक वरण, यानी इसको तो आप हिंदी में याद रख सकते हैं कि इसको कहेंगे अपन प्राकृतिक वरण, और इसको कहेंगे योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तर जीविता, योग्यतम की उत्तर जीविता। तो ये याद रखना, ये वाला जो शब्द दिया बेटे ये तो दिया बाय डार्विन ने,
डार्विन, यानी नेचुरल सिलेक्शन जो कहा ये तो डार्विन ने कहा, और योग्यतम की उत्तरजीविता जो शब्द दिया, ये जो शब्द दिया ये दिया बाय स्पेंसर ने। स्पेंसर, ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है। तो ये शब्द किसने दिया? तो ये शब्द दिया स्पेंसर, बाय स्पेंसर। तो पहले दोनों को इस पे स्टार लगा लो अपने लाइफ में भी बेटे, इसे याद रखना, यानी नेचुरल सिलेक्शन या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी बेटे ये आपको क्या बता रही है कि प्रकृति उसी जंतु का चुनाव करती है जो अपने आप को प्रकृति में रहने योग्य बना लेता है। ये याद रखना, यानी जो जंतु अपने आप को प्रकृति में बनाए रखता है वो तो जिंदा बचा रहता है, और जो अपने आप को प्रकृति में रहने योग्य नहीं बना पाता वो स्वतः ही नष्ट होता है। तो यहां आप लिख लें, यानी जो सजीव अपने आप को प्रकृति में बनाए रखता है, अपने आप को प्रकृति में बनाए रखता है, योग्य सजीव कहलाता है। योग्य सजीव कहलाता है, योग्य सजीव कहलाता है। तो ये याद रखना, जो सजीव अपने आप को प्रकृति में बनाए रखता है वो बेटे योग्य सजीव कहलाता है। प्रकृति इसी योग्य सजीव का चुनाव करती है, इसी योग्य सजीव का चुनाव करती है। शेष अयोग्य सजीव स्वतः ही प्रकृति में नष्ट हो जाते हैं, स्वतः ही प्रकृति में नष्ट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे। यहां आप देख लें कि प्रकृति, नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहां से याद रखें कि जो सजीव अपने आप को प्रकृति में बनाए रखता है तो यह सजीव क्या कहलाएगा? तो यह सजीव कहलाएगा बेटे योग्य सजीव कहलाता है। और इसी योग्य सजीव का चुनाव प्रकृति इसी योग्य सजीव का चुनाव करती है, और शेष अयोग्य जो है वो स्वतः ही प्रकृति में नष्ट हो जाते हैं। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों, याद रखना। यानी जो स्टूडेंट्स अपने आप को अपने कंपटीशन के अकॉर्डिंग ढाल लेगा तो वो तो सिलेक्शन ले जाएगा, और जो स्टूडेंट अपने आप को जो है कंपटीशन के अकॉर्डिंग नहीं ढाल पाएंगे तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बनो, यानी बेटे जो योग्य बनो, क्योंकि योग्य रहोगे तो सेलेक्ट होगे। याद रखना, जैसे योग्य जंतु का प्रकृति चुनाव करती है ना, उसको तो सजीव बनाए रखती है, और जो अपने आप को प्रकृति में योग्य नहीं बना पाते वो बेटे धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। तो ये डार्विन की हमारे पास में चौथी परिकल्पना है प्राकृतिक वर्ण, या फिर इसे कहा गया है योग्यतम की उत्तरजीविता। क्या कहा है बच्चों? योग्यतम की उत्तरजीविता। तो यहां पर ध्यान से देख लें कि जो सजीव अपने आप को प्रकृति में बनाए रखता है वह योग्य सजीव कहलाता है। प्रकृति इसी योग्य सजीव का चुनाव करती है, और शेष अयोग्य स्वतः ही प्रकृति में नष्ट हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास में यानी नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद में बेटे आगे अपन बढ़ते हैं, तो इसकी पांचवी जो परिकल्पना आएगी, पांचवी जो परिकल्पना होगी, यह परिकल्पना होगी बेटे, यानी इसमें 5वें नंबर की परिकल्पना, और यह है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, यानी ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, यानी नई जाति की उत्पत्ति, नई जाति की उत्पत्ति। तो ये याद रखना बेटे, इसकी 5वीं परिकल्पना है
ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब आप देखिएगा कि जो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज क्या है, तो बेटे जो लाभदायक विभिन्नताएं होती है, ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगी, और ये जब पीढ़ी दर पीढ़ी जाती रहती है तो वर्तमान में मौजूद सदस्य पहले वाले से अलग दिखाई देने लगता है, यानी ये नई जाति के रूप में विकसित हो जाता है। तो यहां आपको याद रखना है कि लाभदायक, ये ध्यान रखना बेटे, लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़े बेटे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित होती है, जिससे वर्तमान सजीव पहले के सजीव से अलग दिखाई देने लगता है, अलग दिखाई देने लगता है, अलग दिखाई देने लगता है। अर्थात यह नई जाति, अर्थात यह नई जाति के रूप में विकसित हो जाता है, नई जाति के रूप में विकसित हो जाता है, नई जाति के रूप में विकसित हो जाता है। तो ये था हमारे पास में डार्विनिज्म की परिकल्पनाएं, डार्विनिज्म की परिकल्पनाएं। तो बेटे आप एक बार देख लें कि यहां पर जो लाभदायक विभिन्नताएं हैं, लाभदायक विभिन्नताएं ये क्या करती है बेटे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, और जब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है तो जो वर्तमान का सजीव है ये पहले वाले सजीव से अलग दिखाई देने लगेगा, यानी ये किस में विकसित हो जाएगा, नई जाति के रूप में विकसित हो जाएगा। तो इस तरह से बेटे ये हमारे पास में यहां पर था जो है डार्विनवाद की परिकल्पनाएं। परिकल्पनाओं के बाद में अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वह है डार्विनवाद की आलोचना। तो यहां पर आप देख लें, यानी डार्विनवाद की आलोचना, डार्विनवाद की आलोचना। तो अब यहां पर देखेंगे कि डार्विनवाद की आलोचना में आपको क्या क्या याद करना है। तो डार्विनवाद की आलोचना में पहली आलोचना बेटे अपन ये पढ़ेंगे कि पहली आलोचना ये है योग्यतम के आगमन के बारे में नहीं बताया, योग्य के आगमन के बारे में नहीं बताया। बिल्कुल सही है बेटे, नहीं बताया। यानी डार्विन ने ये तो कहा कि जो है योग्य जंतु प्रकृति में जिंदा बचा रहता है, लेकिन बेटे उसने ये नहीं बताया कि जो योग्य जंतु है यह आया कहां से, है ना, ये कहां से आया, तो ये इसके बारे में इसने नहीं बताया। तो एक तो ये याद रखना। उसके अलावा बेटे इसने जो है योजक कड़ियों के बारे में नहीं बताया, ये भी याद रखना। यानी इसने योजक कड़ियों के बारे में नहीं बताया, योजक कड़ियों के बारे
में नहीं बताया। यानी जो कनेक्टिंग लिंक होती है, जो दो सजीवों के लक्षण बेटे जिसमें पाए जाते हैं, उस सजीव को योजक कड़ियां कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। कोई सजीव ऐसा होता है जिसमें दो सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं, जैसा आर्कियोप्टेरिक्स है ना बेटे, जिसमें पक्षी और सरीसृपों के लक्षण पाए जाते हैं, तो ये सजीव कहलाते हैं योजक कड़ियां। इसके बारे में ये नहीं बता पाया। उसके अलावा बेटे याद रखना, ये किसके बारे में नहीं बता पाया, तो ये याद रखना अवशेषी अंग, अवशेषी अंगों के बारे में नहीं बताया, के बारे में नहीं बताया। तो इसने वेस्टिजियल जो ऑर्गन होते हैं बेटे, वेस्टिजियल ऑर्गन, उसके बारे में भी इसने नहीं बताया। याद है ना कि शरीर में पाए जाने वाले जो कार्यविहीन अंग होते हैं उन्हें कहते हैं अवशेषी अंग, तो उन अवशेषी अंगों के बारे में भी इसने नहीं बताया। तो यह आपको याद रखना है। उसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं बेटे अपन कि डार्विनवाद की आलोचना बेटे, योग्य के आगमन के बारे में नहीं बताया कि योग्य जंतु आया कहां से, योजक कड़ियों के बारे में नहीं बताया, अवशेषी अंगों के बारे में भी नहीं बताया। और आगे अचानक जो परिवर्तन होते हैं, यानी यहां पर आप देखिएगा अगला जो पॉइंट है बेटे यहां पर, यानी योग्य अचानक होने वाले परिवर्तनों के बारे में नहीं बताया। यानी यहां पर ये फोर्थ पॉइंट बेटे, अचानक होने वाले परिवर्तन के बारे में नहीं बताया। अचानक होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी इसने नहीं बताया। अचानक होने वाले परिवर्तनों के बारे में नहीं बताया, के बारे में नहीं बताया, नहीं बताया। तो ये भी याद रखना बेटे, अचानक होने वाले परिवर्तनों के बारे में नहीं बताया। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे कि यहां पर अचानक होने वाले परिवर्तन क्या है, इसके बारे में भी नहीं बताया। और साथ में विभिन्नताओं की उत्पत्ति, ये भी याद रखना बेटे, इसने विभिन्नताओं यानी विभिन्नताओं की उत्पत्ति, विभिन्नताओं की उत्पत्ति तथा उनकी वंशागति, तथा उनकी वंशागति, उनकी वंशागति के बारे में नहीं बताया, के बारे में नहीं बताया। तो ये आपको याद रखना है कि डार्विनवाद ने अचानक होने वाले परिवर्तनों के बारे में नहीं बताया, और विभिन्नताओं की उत्पत्ति और उनकी वंशागति कैसे होती है इसके बारे में भी नहीं बताया। और एक ध्यान रखना बेटे, मादा ही नर का चुनाव करती है, चुनाव करती है। इसको नहीं समझा सका, इसको डार्विनवाद नहीं समझा सका, डार्विनवाद नहीं समझा सका। तो इस तरह से आप देख लें बेटे, ये लगभग 6 ऐसे आलोचना है जो कि डार्विनवाद इसके बारे में नहीं समझा पाया। तो आप देख ले, पहला तो याद रखना कि योग्य जंतु आया कहां से, इसके बारे में ये नहीं बता पाया। उसके अलावा बेटे योजक कड़ियों के बारे में ये नहीं बता पाया। अवशेषी अंग क्या होते हैं उसके बारे में नहीं बता पाया। अचानक जो परिवर्तन आते हैं जिसे अपन उत्परिवर्तन कहते हैं उसके बारे में ये नहीं बता पाया। उसके अलावा ये विभिन्नताएं उत्पन्न कैसे होती है और फिर ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत कैसे होती है इसके बारे में भी ये नहीं बता पाया। उसके बाद में बेटे मादा ही नर का चुनाव करती है, इसके बारे में भी डार्विनवाद नहीं समझा सका। तो ये तो था हमारे पास में यानी डार्विनवाद की आलोचना। अगले उस पर अपन चलते हैं बेटे, तो ये लास्ट है जिसमें अपन यहां पर अपन पढ़ रहे हैं कि नव डार्विनवाद क्या है। यानी यहां पर अपन यहां लेंगे लास्ट, इसका टॉपिक है नियो डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म, यानी इसको आप कहोगे नव डार्विनवाद, नव डार्विनवाद। यानी नव डार्विनवाद क्या है, तो ये यहां पर आपको देखना है। भाई नव लेमार्कवाद था, तो बेटे यहां पर भी ध्यान रखना नव डार्विनवाद आएगा। तो नव डार्विनवाद को बताने वाले वैज्ञानिक एक तो है बेटे हुगो
डिवरीज। और साथ में डेवेनपोर्ट का भी इसमें कुछ रोल है। डेवेनपोर्ट इन्होंने चूहे के ऊपर प्रयोग किया था कि चूहों को बेटे जो है कुछ चूजे थे चितकबरे काले भूरे, उनको वातावरण में छोड़ दिया था और जो चूजे वातावरण में नजर आने लगे थे वो तो जो है शिकार होते गए और जो नजर नहीं आए वो प्रकृति में बढ़ते गए। तो यहां पर बेटे ह्यूगो डिवरीज है और डार्विनवाद का नया रूपांतरित रूप, ये भी याद रखना, डार्विनवाद का नया रूपांतरित रूप, ये ध्यान रखना कि डार्विनवाद का नया रूपांतरित रूप ये कहलाता है नव डार्विनवाद। नया रूपांतरित रूप नव डार्विनवाद कहलाता है। नव डार्विनवाद कहलाता है। तो ये तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है कि नव डार्विनवाद किसे कहेंगे। तो कई सारी खोजें हुई बेटे, यानी डिस्कवर हुई और उसके बाद में एक नया मत निकल कर आया जिसे नव डार्विनवाद कहते हैं। अब इसके अनुसार यानी नव डार्विनवाद के अनुसार जीव की जीनी संरचना या गुणसूत्रीय संरचना में बदलाव आता है जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और ये विभिन्नताएं जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है तो बच्चों फिर वहां पर एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। तो यहां आप देख लें कि ये था हमारे पास में यानी डार्विनवाद का नया रूप है नव डार्विनवाद, जो ये कहता है कि जीव की जीनी संरचना, ये याद रखना, जीव की जीनी संरचना में और एक यहां पर याद रखना बेटे गुणसूत्रीय संरचना में ये बदलाव आता है और इन बदलाव की वजह से उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है जिससे एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। तो ये था बेटे हमारे पास में डार्विनवाद, जिसे आप अच्छी तरह से याद करेंगे। तो ये था बेटे हमारे पास में। तो इसी के साथ में बेटे मोशन मंच की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा ध्यान से पढ़ना बेटे इसको, क्योंकि अधिकतर रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है। पहले तो इसके इंट्रोडक्शन याद करना, उसके बाद में इसकी हाइपोथेसिस याद करना, इसकी आलोचना याद करना और आलोचना के बाद में फिर इसके नव डार्विनवाद क्या होता है ये याद करना। ओके बेटे, थैंक यू, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।